ईस्ट कोस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वेस्टर्न घाट को शो करता है। इधर वाला पार्ट ये ईस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट की जो शुरुआत होती है गुजरात से होती है और गुजरात में तापी जो रिवर है, तापी रिवर के साउथ से, यहाँ से वेस्टर्न घाट की शुरुआत होती है। और वेस्टर्न घाट को हम लोग कई पार्ट में भी बांटते हैं। ये वाला जो पहला वाला पार्ट है इसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। इस एरिया में जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे कोंकण लैंग्वेज बोलते हैं, उसी के बेस पे से कोंकण कोस्ट कहा जाता है। उसके बाद गोवा और पणजी जो गोवा की कैपिटल है, उसके बाद वाले कोस्ट को कन्नरा कोस्ट की कहते हैं। और ये कर्नाटका के आसपास भी पड़ता है कन्नरा कोस्ट, ये इसका सेकेंड डिवीजन है। और सबसे लास्ट में जो केरल वाली साइड पड़ता है उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। सबसे लास्ट वाला पार्ट है मालाबार कोस्ट। तो ऐसे हम लोग वेस्टर्न घाट को डिवाइड करते हैं। और वेस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उनमें बाबा बुदान, जो हम लोगों ने कर्नाटका वाले पार्ट में भी देखा था, इस कन्नरा कोस्ट में एक हिल पड़ती है जिसका नाम है बाबा बुदान। हिल के आसपास एक पीक दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। और इस कुद्रेमुख के पास ही, क्योंकि वेस्टर्न घाट का जो हिल का हाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो इधर से जब भी रिवर गिरती है तो डायरेक्ट सी में, डीप सी में थोड़ा सबमर्ज होती है। और उस रिवर के गिरने की वजह से जो वेस्ट कोस्ट में हमें फॉल दिखाई देता है, वाटरफॉल, उसे हम कहते हैं जोग फॉल्स। इंडिया में बहुत कम वाटरफॉल होते हैं, उनमें से एक फॉल है जोग फॉल्स, जो हमें कर्नाटका के एरिया वाले में दिखता है। और फिर इसके बाद इस जंक्शन पर जहां पर ये दोनों मिलते हैं, एक तरफ ईस्टर्न घाट दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी हिल के पास दोनों मिलते हैं, एक तरफ वेस्टर्न घाट दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट। और इसमें एक और जो महाराष्ट्र वाले साइड पे एक पीक पड़ती है उसे हम कहते हैं कलसुबाई। इधर महाराष्ट्र वाले पीक में कलसुबाई, ये भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। कलसुबाई के पास नासिक से ही हमें गोदावरी रिवर दिखती है। गोदावरी। और इधर वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, साउथ की दो इंपोर्टेंट रिवर, ये दोनों वेस्टर्न घाट से निकलती है। और इसे वेस्टर्न घाट के पार्ट को कुछ और नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे इसे सह्याद्री, इसका लोकल नाम सह्याद्री भी कहते हैं बहुत सारे लोग, जो यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। इस सह्याद्री के बेस पे भी इसको कई पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इंडिया के बहुत सारे। पहला वाला पार्ट बोला जाता है नॉर्दर्न सह्याद्री। कई बार आपसे जब पूछा जाए क्या वेस्टर्न घाट का सह्याद्री वाला पार्ट भी है, तो बिल्कुल उसे सह्याद्री वाले पार्ट। इसमें कहां से कहां तक?
तापी से लेकर गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां तक का एरिया जो है नॉर्दर्न सह्याद्री वाले पार्ट। और पणजी जो है, जो गोवा का कैपिटल है, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है मांडवी। वो गोवा की जो कैपिटल है वहीं से होके निकलती है। और उत्तरी सह्याद्री में जो हमें कुछ हिल दिखाई देते हैं, जो हमने सतमाला, अजंता, एलोरा, ये सारे जो हिल हम लोगों ने देखे थे, वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। बालाघाट जो हमने डेक्कन वाले पार्ट में देखे थे, साथ में हरिश्चंद्र, ये वाला नॉर्दर्न सह्याद्री का हिस्सा है। उसके बाद मिडिल सह्याद्री, जो आगे हम बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट में हमें नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी जो माउंटेन है वो दिखते हैं मिडिल सह्याद्री में। और सबसे लास्ट में साउदर्न सह्याद्री, ये वाला पार्ट सबसे लास्ट वाला, तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और इंडियन पेनिनसुला में जो सबसे लास्ट पीक है या सबसे लास्ट पार्क है वो कन्याकुमारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप लोगों को, जैसे हमने बोला, कई बहुत सारी पीक दिखाई देती है। एक उसमें से नाम है सालेर, एक हमने देखा कलसुबाई, दूसरा हमने देखा महाबलेश्वर। ये सब महाराष्ट्र वाले पार्ट में दिखाई देती है। फिर हमने कुछ गैप देखे थे कि भाई कैसे बाल घाट, घोर घाट, इनसे कैसे सारी चीजें निकलती हैं। तो इसके पैरेलल जो इधर वाला पार्ट है ईस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट दिखाई देता है। ईस्टर्न घाट को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। ये हमें वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे उड़ीसा वाला जो पार्ट है, महानदी के बाद वाला, उधर वाले क्षेत्र से दिखाई देता है। और नॉर्दर्न सरकार में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये दोनों पार्ट इंक्लूड है, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। एक और खास बात, जो ईस्टर्न घाट है वो लगातार डेवलप नहीं है, उसमें बीच बीच में ब्रेक है। और उस ब्रेक का होने का रीजन, यहाँ पर बहुत सारी रिवर आती है और ये रिवर इस ईस्टर्न घाट को थोड़ा सा काट देती है। वही वेस्टर्न घाट का इमरजेंस होने की वजह से बहुत कम रिवर उसकी तरफ जाती है, और ईस्टर्न घाट में बहुत सारी रिवर जाती है, इसलिए उसे बीच बीच में काट देते हैं। तो इस वजह से यहाँ तक हमें दिखता है नॉर्दर्न सरकार, फिर बीच में गैप मिलेगा और फिर बाद में फिर डेवलपमेंट होगा ईस्टर्न कोस्ट का। तो ईस्टर्न वाला कोस्ट थोड़ा सा कटा हुआ है, बीच बीच में ब्रेक वाला पार्ट है। और इस नॉर्दर्न सरकार में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब हम ऊपर से आते हैं तो वहां पे पालनी एक हिल है, वो दिखती है। फिर उसके बाद सिवरॉय, ये भी ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, आपको मैप में भी दिखेगा। जावेदी तमिलनाडु के आसपास, जावेदी हिल। पालकोंडा, वेलकोंडा जो हमने आंध्र प्रदेश में देखा था, पालकोंडा, वेलकोंडा, ये सब भी ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। उसके बाद नल्लामला, नल्ला मलाई, ये सब पार्ट भी किसका है, ईस्टर्न घाट का ही पार्ट।
और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक मिलती है, एक है महेंद्रगिरी, जो हमें कहाँ पे दिखाई देती है, उड़ीसा में। उड़ीसा वाले पार्ट में महेंद्रगिरी, ये वाला पार्ट ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हमें दिखता है। और ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में कुछ डिफरेंस भी पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, कैसे हमारे देश में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का डेवलपमेंट हुआ है। ये वाला जो कोस्ट है, ये वाला कोस्ट वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। यहाँ पर तापी रिवर से नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमने पहला वाला देखा, कोंकण कोस्ट, जो महाराष्ट्र, गोवा, पणजी जो उसकी कैपिटल है वहां से, फिर उसके बाद गोवा के बाद जहाँ पे मांडवी रिवर आती है उसकी कैपिटल के पास, वहां से हमें कन्नड़ा कोस्ट दिखने लग जाता है जो कर्नाटका के पास है। और फिर उसके बाद जैसे ये वाला एरिया खत्म होता है, फिर उसके बाद मालाबार कोस्ट जो केरल के साइड दिखाई देती है। इधर ऊपर कलसुबाई और साथ में महाबलेश्वर, ये दोनों हिल दिखेंगी। नीचे वाले पार्ट में कुद्रेमुख, कर्नाटक वाले पार्ट में। और फिर इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ईस्टर्न का। ईस्टर्न घाट में बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है कृष्णा, गोदावरी। तो पहले वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न सरकार, नीचे वाले पार्ट को हम कोरमंडल कोस्ट। ये वाला जो पार्ट है तमिलनाडु वाला, ये कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। ये इनका हमने फिजिकल फीचर देखा। लेकिन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न के घाट के बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है या प्री में भी पूछा जा सकता है, भाई वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है या अलग चीजें दिखाई देती हैं, और उसका रीजन क्या क्या है, क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो उन सारी चीजों को भी हमें जानना होता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये हमने फिजिकल फीचर देखे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अब हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का हमारे ऊपर। इस वाली चीज को देखेंगे और ये दोनों में डिफरेंस कई बार यूपीएससी हो या पीसीएस के एग्जाम हो, अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आप भी बना लेना है। और वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए कमेटी भी बनी थी, इसका नाम था महादेव माधव गाडगिल कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी, और ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, खासकर जब वेस्टर्न घाट में बहुत सारी दिक्कत होती है, कई बार रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो सबसे पहली बात, हाइट की हम बात करें कि भाई किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो हाइट के मामले में वेस्टर्न घाट मोर देन ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट से बहुत ज्यादा हाइट है इसकी। जैसे हमने देखा कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, ये सारी वेस्ट घाट की हाइट है। और वेस्टर्न घाट का इसीलिए जो स्लोप है वो थोड़ा स्टीप है, थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा तीव्र हमें दिखाई देगा। तो इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा तीव्र है वेस्टर्न घाट वाला। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट की हाइट थोड़ी सी कम है और इसका स्लोप थोड़ा सा जेंटल है, मंद वाला, धीरे धीरे यहाँ पे आता है। दूसरा, वेस्टर्न घाट
सबमर्जेंस कोस्ट का एग्जांपल है। सबमर्जेंस कोस्ट का मतलब धीरे धीरे वेस्टर्न घाट कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसका रीजन क्या है? पहली बात, इनके पास वेस्टर्न घाट वाली साइड एक तो डेल्टा नहीं बनाती रिवर, इस वजह से ये खत्म हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, जैसे कोस्टल एनर्जी जो है वो लगती रहती है। उसके साथ साथ यहाँ पे मानसून से बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ है, उस वजह से भी इसके कोस्ट का थोड़ा धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सबमर्जेंस कोस्ट। और ईस्टर्न घाट जो है वो एमरजेंस कोस्ट का एग्जांपल है। एमरजेंस कोस्ट मतलब जिसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसका सबमर्जेंस होने की वजह से ही पोर्ट का डेवलपमेंट, इस वाले एरिया में नेचुरल पोर्ट पाए जाते हैं। और इनकी जो डेप्थ होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, गहराई, क्योंकि ऊपर लैंड वाला पार्ट है, नीचे बहुत सारे ऐसे हमें दिखते हैं एस्चुरी टाइप के। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? जब कोई रिवर डेल्टा ना बना के डायरेक्टली सी में गिर जाए अपने सेडिमेंट को लेके, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे नेचुरल पोर्ट है, जैसे मुंबई, कोच्चि, कांडला, मंगलोर, ये कुछ ऐसे पोर्ट है जो नेचुरल पोर्ट है, और इस वाले पार्ट में आर्टिफिशियल पोर्ट बनाने पड़ते हैं। उसका रीजन क्या होता है? जो लैंड वाला पार्ट है उसको हटाना या उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और इस वजह से अगर पोर्ट बनाओगे भी तो उनमें डेप्थ नहीं होती, या तो रिवर होनी चाहिए या फिर वो थोड़े से दूर बनेंगे कोस्ट से। इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आती है और आर्टिफिशियल पोर्ट हमें बनाने पड़ते हैं। और वहां पे भी प्रॉब्लम क्या होती है? सिल्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रिवर जो अपना सेडिमेंट लेके आती है उस सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, ये सब इसमें है। ऐसे ही हुगली रिवर के पास, हुगली रिवर के पास हमें कोलकाता, ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, डेवलप किए गए हैं। और इस वजह से हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड है वो डीप वाले पोर्ट होते हैं, और वहां पे कंटेनर कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। और इसमें मुंबई वाला पोर्ट सबसे ज्यादा आगे है। इंडिया का हाईएस्ट कंटेनर कैपेसिटी है मुंबई पोर्ट में, और यहीं पर हमारे यहाँ सारी चीजें डिप्लॉय होती है। अगली बात, डेल्टा, तो यहाँ की रिवर नहीं बनाती, नॉट मेड डेल्टा। डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती? एस्चुरी, डायरेक्ट डीप में चली जाती है, जैसे नर्मदा, तापी, ये रिवर इसका एग्जांपल है। इधर वाली रिवर डेल्टा बनाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये सब डेल्टा वाली हैं। और जो ईस्टर्न घाट का धीरे धीरे एमरजेंस वाले कोस्ट को और ज्यादा एक्सपेंड करती जा रही है। इसका जो डेवलपमेंट है वेस्टर्न घाट का वो कंटिन्यूअस है, बीच बीच में ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक। उधर तापी रिवर से होता है, नीचे कन्याकुमारी तक जाता है,
बस उसको हम डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट में, जैसे कन्नरा कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार, ये सारे एक सीक्वेंस में डेवलप हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है नॉन कंटिन्यूअस कोस्ट का एग्जांपल है ये वाला, इसका डेवलपमेंट कंटिन्यूअस नहीं हुआ है, बीच बीच में ब्रेक है। पहले नॉर्दर्न सरकार हुआ, नॉर्दर्न सरकार के बाद बीच में कृष्णा रिवर आ गई, गोदावरी रिवर आ गई, तो बीच में कट गया। उसके बाद उसके नीचे कोरोमंडल कोस्ट, और फिर सबसे लास्ट में ये जो लोग जो सबसे नीचे की तरफ मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। सबसे लास्ट पॉइंट जो इन दोनों का है उसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। वेस्टर्न घाट में हमें बसाल्ट रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बसाल्ट मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, बसाल्ट रॉक है, ग्रेनाइट रॉक है। इस वजह से यहाँ की रॉक में हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलेंगे, आयरन भी मिलेगा, आयरन, और साथ में इस कोस्ट के आसपास हमें ऑयल वगैरह भी मिलता है। जैसे आप मुंबई में देखेंगे, मुंबई हाई, उसमें हमें बहुत सारा ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल, कुछ गैस भी मिलती है, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ पे, वो यहाँ पे हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका डेवलपमेंट अभी हो रहा है, न्यू वाला डेवलपमेंट, इसलिए वहां पर ये सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। और अगली बात, वेस्टर्न घाट की तरफ आने वाली जो रिवर है वो किस में गिरती है, अरेबियन सी में, और ईस्टर्न घाट की तरफ आने वाली रिवर बे ऑफ बंगाल, इधर वाली रिवर अरेबियन सी, इधर वाली रिवर बे ऑफ बंगाल। जैसे एग्जाम्पल तापी नर्मदा, इसका एग्जाम्पल गोदावरी कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर जो डेल्टा भी बनाती है। और वेस्टर्न घाट में एवरेज रेनफॉल काफी ज्यादा है, एवरेज रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ईयर में। इस वजह से, और किससे रेनफॉल मिलती है, मानसून से। जब हम लोग मानसून देख रहे थे तो उसमें देखा था कि एक वेस्टर्न घाट से होते हुए जाती है, तो वेस्टर्न घाट से जो आती है इस वजह से मानसून होता है और रेनफॉल ज्यादा होती है। इसकी जो रेनफॉल है थोड़ी सी कम होती है, एवरेज रेनफॉल लेस देन। उसका रीजन क्या होता है, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है कि विंड को या मानसून विंड को रोक पाए, इस वजह से इस वाले एरिया में ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, और रेनफॉल लगभग 150 सेंटीमीटर एनुअल इतने के आसपास दिखती है। रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका डेवलपमेंट हुआ है। इस वाले एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें नहीं मिलते। दूसरी बात, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेनफॉल ज्यादा है, इस वजह से वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है
वो सबसे ज्यादा है। ईस्टर्न घाट की कंपैरिजन वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा मिलती है। इस वजह से वेस्टर्न घाट इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉटों में से एक है। हॉटस्पॉट इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से एक हॉटस्पॉट जो हमें मिलता है वो वेस्टर्न घाट में मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे फेमस एनिमल हैं, जैसे नीलगिरी लंगूर, बहुत सारे फेमस नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे साइलेंट वैली। ये सारी चीजें हमें वेस्टर्न घाट पे मिलती हैं। ईस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी कम है और इसलिए यहाँ पर जो मिलते हैं प्लांट वो या तो डेसिडियस टाइप के होंगे या सेमी ट्रॉपिकल टाइप के होंगे। सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या थोड़े डेसिडियस, मतलब जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पतझड़ के टाइम, वो वाले यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है दोनों में। तो ये हमने जाना वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इनके दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या है, कैसे इनका इम्पैक्ट पड़ता है और इनकी वजह से कौन कौन सी चीज डेवलप हुई। और वेस्टर्न घाट के बारे में बोला जाता है कि धीरे धीरे ये सबमर्जेंस हो रहा है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल द्वारका। द्वारका एक शहर हुआ करता था, हमने सुना था गुजरात में, वो धीरे धीरे डूब गया और द्वारका भी हमें नीचे दिखाई देती है। और जैसे जैसे सी फ्लोर राइज हो रहा है, ऐसे ऐसे बोला जाता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई सी फ्लोर ज्यादा राइज ना हो, वरना मुंबई और भी बहुत सारे हमारे जो शहर हैं वो डूब सकते हैं इस कंडीशन में कि भाई यहाँ पर काफी ज्यादा सबमर्जेंस और धीरे धीरे कोस्ट को नुकसान हो रहा है रेनफॉल के द्वारा, और साथ में साइक्लोन की कंडीशन जो अब अरेबियन सी में भी ज्यादा बनने लगी है, उस वजह से वेस्टर्न घाट को दिक्कत हो रही है। और माधव गाडगिल जो रिपोर्ट है वो इसे बचाने की बात करती है कि भाई हमें इसे सेव करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दो चीजों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक तरफ इन्वायरमेंट की बात होती है, दूसरी तरफ वहां के लोग बोलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। माधव गाडगिल ने कहा था कि भाई इसके 70% जो एरिया है उसे रिजर्व हम लोग घोषित कर दें और वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो, ना होटल डेवलपमेंट हो, ना कोई अपना घर बना सके, रहना है तो बस सिंपल तरीके से रहो। ये सारी चीजें इन्होंने की। और साथ में यहाँ पर हमें एनिमल और मैन का कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई देता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ टाइगरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार एलिफेंट जो होते हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे नीलगिरी के आसपास वाला एरिया हो। कई बार हमने बहुत सारे रोड भी जंगल से बना दिए हैं, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। एक तरफ फार्मर के इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ इकोलॉजी का इंटरेस्ट है, और बोला जाता है वेस्टर्न घाट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न घाट अगर कंजर्व होगा तो हमारा बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होगा और इंडिया अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आगे निकल पाए। तो इसलिए माधव गाडगिल जी ने इसको कंजर्व करने की बात की, और नहीं तो बोला कि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वेस्टर्न घाट का काफी जल्दी डिग्रेडेशन हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट कई बार दिखा, जैसे 2019 के आसपास केरल में बहुत ज्यादा फ्लड आई, और फ्लड का कारण यही बोला जाता है वेस्टर्न घाट में देखकर, क्योंकि केरल बिल्कुल फुट हिल्स के आसपास इंक्लूड है वेस्टर्न घाट के। तो मानसून आया, सारा पानी वहां पर डिपॉजिट हो गया, और वो 100 साल में इतनी बड़ी फ्लड थी केरल में जो आई थी। तो ये सारी दिक्कत होती है, और इन दोनों के बीच हमें बैलेंस करते हुए कैसे हम लोग इसको कंजर्व करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो हम अगला पढ़ेंगे इंडियन रिवर के बारे में,
इन रिवर के बारे में पढ़ने से पहले एक जो कॉन्सेप्ट जो मैं कई बार बोल रहा हूँ, डेल्टा। भाई डेल्टा क्या होता है? तो इंडिया की कुछ फेमस रिवर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ में हम लोग गंगा, यमुना, उसको देखेंगे, उनका पाथ क्या होता है, ये सारी चीज देखेंगे। साउथ में कृष्णा, गोदावरी, और नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र। इन रिवर के बारे में देखेंगे। लेकिन रिवर के बारे में देखने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है डेल्टा। ये आपने सुना जरूर होगा, डेल्टा जो रिवर बनाती है। तो सबसे पहले हम कुछ रीजन पढ़ेंगे कि व्हाट, क्या है डेल्टा, पहले तो इसके बारे में कहते हैं, और इसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। कंडीशन, और अगला टाइप ऑफ डेल्टा, कितने टाइप के डेल्टा हमें दिखाई देते, और उसके बाद कुछ रिवर हम देखेंगे, इंडिया की भी, कुछ बाहर की भी, जिनका डेल्टा बनता है अलग अलग टाइप से क्या सब। तो सबसे पहली बात आती है डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा का सबसे सिंपल होता है कि जो रिवर कहीं से भी ओरिजिन हो उसका, ज्यादातर हिली एरिया से ही होगा, हाइट ज्यादा होती है और वाटर की क्वालिटी क्या होती है, थोड़े से लो लेवल, जहां डिक्लाइन वाला फेज होता है वहां की तरफ जाता है। तो ये निकलेगी माउंटेन से ही या किसी प्लेट्यू से निकलेगी, ऐसे ही ओरिजिन होगा रिवर का। और ये रिवर जब अपने माउथ के पास, माउथ ऑफ रिवर, ये बहुत सारे सेडिमेंट, जैसे गंगा रिवर की बात करें तो ऊपर से कुछ बड़े बड़े पत्थर लेके आती है जो उत्तराखंड के पास डिपॉजिट हो जाते हैं। धीरे धीरे उसमें वाटर फ्लो कम होता है, साथ में ही स्लोप भी थोड़ा सा स्टीप की जगह जेंटल हो जाता है, कुछ सेडिमेंट अपने पास लाती है और फिर उसके बाद डिपॉजिट कर देती है। तो कहने का मतलब जो रिवर चलती है ऊपर से, वो अपने माउथ के पास, कोस्ट के पास में ही जब डिपॉजिट कर देती है, किसको, सेडिमेंट को, सेडिमेंट को जब डिपॉजिट कर देती है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर इन कोस्ट इज कॉल्ड डेल्टा। सेडिमेंट का जो डिपोजिशन होता है रिवर के द्वारा, किसके पास, कोस्ट के पास, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा होता क्या है ये हमने जाना। अगली बात, कंडीशन, क्या क्या चीजें डेल्टा के लिए चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमने देखा कंडीशन में, सेडिमेंट। अगर सेडिमेंट नहीं होंगे तो डेल्टा नहीं बनेगा। सेडिमेंट का होना बहुत जरूरी है। सेडिमेंट का मतलब बोल्डर हो सकता है, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, ग्रेवेल हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, मड हो सकता है, क्ले हो सकता है, या सैंड हो सकता है। ये सारी चीजें जो डिपॉजिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। और जब हम रॉक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो रॉक में हमें ऐसे ही दिखता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट बोल्डर होता है जिसे हम पत्थर की तरह कहते हैं, स्टोन। उसके बाद हमें ग्रेवेल दिखता है जिसे हम बजरी भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें सैंड, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले, उसके बाद मड। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है और इसी को जब डिपॉजिट करती है हमारी रिवर तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो सबसे पहली चीज सेडिमेंट। और सेडिमेंट कब होंगे, अगर कोई हार्ड रॉक होगी तो वो रिवर को सेडिमेंट नहीं लेने देगी। तो सेडिमेंट लेने के लिए सबसे पहली बात, माउंटेन की कंडीशन भी डिपेंड करती है। माउंटेन कैसा है उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सेडिमेंट कैसा हो। क्या सेडिमेंट ज्यादा होंगे या नहीं होंगे। तो सेडिमेंट के लिए सबसे पहले तो माउंटेन का सॉफ्ट होना। जैसे हिमालयन रिवर बहुत सारा सेडिमेंट लाती है, उसका रीजन
हिमालयन जो माउंटेन है वो थोड़े से सॉफ्ट है, हार्ड रॉक के नहीं है। इस वजह से इन रिवरों को सेडिमेंट लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसके लिए सेडिमेंट लाने के लिए पहला था माउंटेन का सॉफ्ट होना, दूसरी बात रिवर का स्लोप अगर स्टीप होगा, थोड़ा सा तीखा टाइप का होगा, तो उसे आसानी होगी। और साथ में रिवर की लेंथ, ये भी मैटर करते हैं। अगर रिवर 1 किलोमीटर बस जाएगी तो ज्यादा सेडिमेंट नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसका जो एरिया है वो बहुत कम हो गया। तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, कैचमेंट जो एरिया है वो अगर कम होगा तो रिवर अपने साथ डिपोजिशन नहीं रहेगी। साथ में इरोजन, अगर इरोजन होगा तो ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंट रिवर लेके आएगा। तो पहली कंडीशन सेडिमेंट, और सेडिमेंट का डिपेंड होता है माउंटेन के स्ट्रक्चर पे, साथ में रिवर के स्लोप, रिवर की लेंथ, रिवर का एरिया और इरोजन रिवर कितना कर रही है इस पे डिपेंड करता है। और साथ में अनऑर्गेनाइज्ड अगर स्ट्रक्चर होगा माउंटेन का तो सेडिमेंट आसानी से आ पाएंगे। तो पहली जो कंडीशन है कि भैया सेडिमेंट लेके आए। अब रिवर सेडिमेंट लेके आ गई, लेकिन इसका डिपोजिशन भी होना चाहिए ना, जो हमने बोला माउथ ऑफ द रिवर, इस पे डिपोजिशन होना चाहिए। तो डिपोजिशन के टाइम भी कुछ कंडीशन होना जरूरी है। मान लीजिए रिवर सेडिमेंट लेके आई, लेकिन जो स्लोप है ओशियन के पास या कोस्ट के पास वो थोड़ा सा तीखा टाइप का है, जेंटल टाइप का है, स्टीप है। स्टीप स्लोप होगा तो सारे सेडिमेंट डीप में डिपॉजिट हो जाएंगे और डेल्टा नहीं बनेगा। तो डिपोजिशन के लिए सबसे पहली बात, जब माउथ पर रिवर पहुंचे, अपने एंड पर पहुंचे, तो उसकी एक तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए। स्पीड स्लो होगी तो सेडिमेंट कोस्ट के पास ही डिपॉजिट होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो सीधा हो जाए। और अगली बात, वहां पे ओशियन विंड का इम्पैक्ट ना हो। ओशियन विंड का अगर इम्पैक्ट होगा तो वो अपने साथ सारे सेडिमेंट लेके चलते हैं। सारे सेडिमेंट अगर इसके साथ चले गए तो कहीं ना कहीं डेल्टा बनने में हमें दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें, एक तो जब रिवर आ रही है ओरिजिन होता है उस टाइम सेडिमेंट को होना, और अगली बात डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट के टाइम पहली बात, जो माउथ पर रिवर जाए उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए। साथ में ओशियन विंड नहीं होनी चाहिए, ओशियन विंड होंगी तो वो सेडिमेंट को लेके चली जाएंगी। ये सारी चीजें। और उसके बाद जब टाइप ऑफ डेल्टा की हम बात करते हैं तो इसमें कैसे होता है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में डिपॉजिट हुआ सेडिमेंट का उसी के बेस पे कहते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ऐसे कुछ बनता है, इसके बीच बीच में सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। इस वाले डेल्टा को हम क्या कहते हैं, बर्ड्स फुट डेल्टा। बर्ड्स का जो फुट होता है उसकी तरह अगर डिपॉजिट हो जाए सेडिमेंट तो इसे हम क्या कहते हैं, बर्ड्स फुट डेल्टा। और ये कहाँ पे होता है, जब कोई रिवर बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ कवर करके आती है, उसका एरिया और कैचमेंट बड़ा होता है, तो धीरे धीरे जो उसके सेडिमेंट है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने की वजह से बर्ड के फुट की तरह का हमें एक डेल्टा दिखाई देता है। तो इस वाले रिवर की खास बात होनी चाहिए, पहली बात इसके पास वाटर ज्यादा होना चाहिए, इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उसी टाइम आपको बर्ड फुट डेल्टा में दिखाई देता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी रिवर हैं जिनका जो बर्ड फुट की तरह दिखाई देता है, जैसे गंगा रिवर का ऐसे ही होता है हमारा, ब्रह्मपुत्र इसका भी ऐसे ही होता है। ये सारी रिवर ऐसी है जिनका थोड़ा सा लेंथ भी ज्यादा है और साथ में
कैचमेंट एरिया के साथ वाटर कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो दिखता है बर्ड फुट डेल्टा के रूप में। दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है इसमें क्या होता है, जो रिवर के सेडिमेंट है वो कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और सेकंड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डेल्टा या आर्क्यूट डेल्टा। ये कहां पे मिलेगा, जिस रिवर के पास थोड़ा कैचमेंट एरिया कम हो, थोड़ा वाटर भी कम हो, या आप कह सकते हो जो सेमी ड्राई वाले एरिया में जहां पे थोड़ा सा वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, वहां पर जब रिवर कई 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसके बाद जो डेल्टा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डेल्टा। अगले में क्या होता है, इसका एग्जांपल कहां पे दिखता है, इसका एग्जांपल दिखेगा जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी माही रिवर जो राजस्थान साइड से आती है, गुजरात में डिपॉजिट होती है। माही रिवर छोटी छोटी रिवर है और ये रिवर कहीं ना कहीं एक्यूट या आर्क्यूट टाइप का जो डेल्टा है वो हमें बनाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा टाइप है जिसे हम एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं, कि रिवर आई और रिवर डायरेक्ट सी में चली गई। ये एक्चुअल में डेल्टा बनता नहीं, रिवर थोड़ा सा नीचे चली जाती है डीप सी में और सेडिमेंट वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं एस्चुरी डेल्टा या एस्चुराइन डेल्टा। ये कौन सी रिवर होती है, जो डीप सी में, जैसे इंडिया में नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी जो रिवर है वो ऐसा वाला डेल्टा बनाती है। तो ऐसे हमें 3 डेल्टा दिखाई देते हैं। पहला हमने देखा बर्ड फुट का डेल्टा जहां पर रिवर के पास काफी ज्यादा एरिया है। दूसरा हमने देखा आर्क्यूट डेल्टा जहां पे रिवर के पास थोड़ा सा सेडिमेंट भी कम है और साथ में ही उसके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी कम है। उस वजह से जब रिवर डिपॉजिट करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आर्क्यूट डेल्टा कहते हैं। और सबसे लास्ट में एस्चुरी डेल्टा, जब रिवर डीप सी में चली जाती है तो वहां पर जो डेल्टा बनता है उसे हम कहते हैं एस्चुरी डेल्टा। और ये हमारी बहुत सारी रिवर बनाती है, जैसे वेस्टर्न घाट वाली जो बनाती है, इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, नर्मदा तापी, नर्मदा तापी जो रिफ्ट वैली में बहती है। ऐसे इंडिया में और वर्ल्ड में हमें बहुत सारे डेल्टा बनाते हैं और इन डेल्टाओं का इंपोर्टेंस क्या होता है, इन डेल्टाओं के आसपास उन रिवर के फर्टाइल जो लैंड है वो दिखाई देती है। जैसे इंडिया में गंगा रिवर के आसपास, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ पे बनती है वहां पे सुंदरवन हमें दिखाई देता है और सुंदरवन काफी ज्यादा फेमस है अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए। तो सुंदर वन, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बायोडायवर्सिटी के लिए, एनिमल की लाइफ के लिए इन डेल्टाओं का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जिससे एनिमल का प्रोटेक्शन किया जा सके, साथ में वहां के जो लोग हैं उनका भी प्रोटेक्शन किया जा सके, ये सारी चीजें किया जा सके। तो ये आज की क्लास थी। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सृष्टि जी बार बार ऑन हो रहा था फिर जा रही थी सृष्टि जी। सृष्टि जी आपको समझ आया? और नहीं आप वीडियो देख लेना, दिक्कत हुई हो तो। सर नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे। हाँ तभी आपका ऑन ऑफ हो रहा। चलिए कोई नहीं, आपको नहीं समझ आए तो एक बार देख लेना वीडियो और दिक्कत हो तो फिर दोबारा मुझसे कल पूछ लेना। ठीक ओके है सर। सृष्टि? नेहा जी आपको समझ आया? यस नेहा जी सर।
चलिए नेहा जी, तो आप भी देख लेना। और ये डेल्टा वाला मैंने कराया नहीं था ना अभी तुम्हारा, डेल्टा आप लोगों ने दोनों ने शायद नहीं पढ़ा है। तो हम इसी के थ्रू कुछ रिवर को देखेंगे और कल हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन रिवर के बारे में जानेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम आप लोग।